नमस्कार दोस्तों, विधान अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक, आज पॉलिटी का नया चैप्टर पढ़ेंगे, न्यायिक सिद्धांत। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग ने संवैधानिक संशोधन का पूरा डिटेल से देखा था। ठीक, आज देखते हैं न्यायिक सिद्धांत। ठीक है, भारत में कई न्यायिक सिद्धांत मौजूद हैं जो समय के साथ न्यायपालिकों द्वारा व्याख्या के अनुसार विकसित हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला है मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, पित्त और पदार्थ का सिद्धांत, आकस्मिक या आनुषंगिक का सिद्धांत, गंभीरता का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत। ठीक, संभाव्य का विधान सिद्धांत। ठीक है, आनंद का सिद्धांत, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक, पूरी तरह से न्यायिक नवाचार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में प्रतिपादित किया। ठीक, जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है उसके विनाश की सीमा तक शून्य से घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती में यह कहा गया था, जो कानून संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है उसे उसके विनाश की सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। ठीक, इसमें क्या था, वैधता की जांच थी, संवैधानिक संशोधन था। ठीक, साधारण कानून और अध्यादेश के बारे में बात हुई है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत, ठीक, उद्देश्य क्या था उसका, संवैधानिक श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए, राज्य के 3 अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक, अवधारणा क्या थी, संवैधानिक सर्वोच्चता, भारतीय राज्य व्यवस्था के संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रगति। ठीक है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, संविधान का संघीय चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य और न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार और निरीक्षक सिद्धांत के बीच सामंजस्य, समानता का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन करने की सांसद की सीमित शक्ति। ठीक है, न्याय का प्रभावी पहुंच, मौलिक अधिकारों की अंतर्निहित सिद्धांत, आर्टिकल 32, 137, 141 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, आर्टिकल 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति। ठीक है, संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर यह सवाल किया कि क्या 368 के तहत संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता। ठीक है, संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, ठीक, गोलकनाथ काल में हुआ था। ठीक, गोलकनाथ बड़ा पंजाब राज्य, ठीक है, राज्य सन 1967। 24वां संविधान संशोधन था। ठीक, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसके बाद ठीक, शंकरी प्रसाद मामला 1971, संपत्ति का अधिकार को कम करने वाला संशोधन 1951 के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। ठीक है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। ठीक है, गोलकनाथ केस, ठीक, कब आया था गोलकनाथ केस, 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला रुख पलट दिया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों को एक पारलौकिक और अपरिवर्तनीय स्थिति दी गई है, इसलिए संसद इनमें किसी भी अधिकार को कम या हीन नहीं कर सकती। नहीं, ठीक, कम या छीन नहीं कर सकती। आर्टिकल 368 में केवल प्रक्रिया है, ना कि संविधान में संशोधन की शक्ति। आया पसंद में। केशवानंद भारती केस 1971, ठीक, 1971 में आया था, 1973 तक, ठीक, इसमें पूर्ण संशोधन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को अपने सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो नागरिकों को गारंटी को दी गई है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, केशवानंद भारती केस में कहा गया था, भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को अपने सामाजिक आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो नागरिकों को गारंटी देगी, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनर्वा मिल्स केस 1974, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को बाहर करने वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया। ठीक, इसमें क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को बाहर करने वाले प्रावधान को अमान्य कर दिया। न्यायालय की बुनियादी संरचना की सूची की 2 विशेषताएं जोड़ी। नंबर 1 न्यायिक समीक्षा, नंबर 2 मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान में संशोधनों की शक्ति सीमित थी। वह संविधान में संशोधन करके इस सीमित को असीमित शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक, सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, हमने थोड़ा एक ओवरव्यू मतलब जांचा कि केशवन भारती केस क्या था, मिनर्वा मिल्स की में क्या बोला गया। ठीक है, सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत। विधायिका का कार्य कानून बनाना। ठीक, विधायिका का कार्य क्या था, कानून बनाना। ठीक, इसे विधायिका को बोलते हैं नियम बनाने की मशीन। ठीक, जो अपनी विधायिका होती है इसे क्या बोलते हैं, नियम बनाने की मशीन। ठीक है, नियम बनाने की मशीन कौन है, विधानसभा। जांच का संतुलन। ठीक है, नियम अधिनिर्णय मशीन। न्यायतंत्र, यह कानून की व्याख्या करता है और विवादों को सुलझाता है। नियम आवेदन। ठीक, कार्यकारिणी, यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। फोर्थ स्तंभ कौन सा है, प्रेस। ठीक, प्रेस को फोर्थ स्तंभ बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बोल लेता है कि सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, चौथा स्तंभ किसे कहा गया है, तो प्रेस को चौथा स्तंभ कहा गया। संवैधानिक प्रावधान जो शक्ति को पृथक्करण को सुनिश्चित करता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट के पास निहित होगी। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट के पास निहित होगी। आर्टिकल नंबर 121 121 में क्या बोला गया, संसद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर तब तक चर्चा नहीं कर सकती। ठीक, जब तक कि न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रार्थना करने वाले प्रेसिडेंट को एक अभिभाषण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव न दिया जाए। आर्टिकल नंबर 154, राज्य को कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, आए बात समझ में। आर्टिकल नंबर 53 में ये बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट के पास निहित होगी। आर्टिकल नंबर 154 में ये बोला गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक, गवर्नर में। आर्टिकल नंबर 105, संविधान के प्रावधान संसद, ठीक, और उसके सदस्य की शक्तियों की उन्मुक्ति से संबंधित। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण केस 1975। ठीक है, ये केस कब हुआ था, इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण केस 1975 में हुआ था। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण संविधान की मूल रचना का हिस्सा है। ठीक है, गणतंत्र के लिए 3 अलग अलग अंगों में से कोई भी दूसरे को सौंपे गए कार्य को नहीं ले सकता। ठीक, पित्त और पदार्थ का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी सीधे से पूछता है, पित्त और पदार्थ का सिद्धांत। ठीक है, पित्त और पदार्थ के सिद्धांत का उद्भव कहाँ हुआ था, कनाडा हुआ था। ठीक है, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची। ठीक है, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ राज्य, ठीक है, संघ राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से भारत में विधायी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया। ठीक है, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में शक्तियों को संघ राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा गया। आकस्मिक या अनुषंगिक सिद्धांत। ठीक, किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति में और न्यायिक मामलों पर कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है। ठीक है, गंभीरता का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत का अर्थ है जब किसी कानून या नियम का विशेष प्रावधान संवैधानिक सीमा के विरुद्ध है, लेकिन प्रावधान बाकी कानून से अलग, केवल अपमानजनक प्रावधान, यानी वह प्रावधान जो संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाए, न कि संपूर्ण कानून को। ठीक है, जैसे मान लो कोई कानून है, ठीक, जो संवैधानिक सीमा का उल्लंघन कर रहा है, ठीक, पूर्ण कानून को शून्य नहीं करते, जबकि उस हिस्से को ख़त्म करते हैं। ठीक, उस हिस्से को कानून न्यायालय जो है उस कानून को शून्य कर देती है। ठीक है, अगला ग्रहण का सिद्धांत। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत हो जाता है तो स्थायी रूप से मृत या अमान्य नहीं हो जाता, बल्कि निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत। ठीक है, प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत। राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और उस राज्य के बाहर लागू नहीं होते जब तक कि राज्य और वस्तु की पर्याय संबंध ना हो। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण भारतीय कानून प्रणाली में प्रयुक्त वैधानिक व्याख्या का एक सिद्धांत है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसद,
ठीक, संसद क्या है? केंद्र सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या संसद क्या है? केंद्र सरकार के विधायी अंग है। भारतीय लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख स्थान रखता है। ठीक, अप्रैल 1952 में पहली निर्वाचित संसद अपने अस्तित्व में आई। ठीक, पहली निर्वाचित संसद अपने अस्तित्व में कब आई? अप्रैल 1952 में। ठीक, संसद जो है, जो संसद है भाग 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक के तहत है। ठीक है, अब भाग 5 में क्या आता है? केंद्र आता है। भाग 6 में राज्य। ठीक, भाग 7 निश्चित है। ठीक, निश्चित है। भाग 8 जो है यूटी आता है। ठीक है, भारत सरकार में वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। ठीक, भारत सरकार ने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। संसद आर्टिकल नंबर 79, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80। ठीक, ये थोड़ा याद करने के लिए इस प्रकार का फिगर एक बनाया गया डायग्राम। ठीक, संसद जो है आर्टिकल नंबर 79 में आता है। ठीक, संसद के तीन भाग होते हैं। संसद में कौन कौन आता है? ठीक, संसद जो है आर्टिकल नंबर 79 में आता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, ठीक, राज्यसभा 80, ठीक, और प्रेसिडेंट सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह इसका अभिन्न अंग होता है। ठीक है, सांसद के तीन मुख्य अंग होते हैं, याद कर लो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह इसका अभिन्न अंग होता है। ठीक, प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति मतलब जहाँ पी लिखा हो और उसको सर्किल बनाओ, मतलब वो क्या है? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति न केवल संसद के दोनों सदनों को बुलाता है, बल्कि लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संसद प्रणाली, आर्टिकल नंबर 79 संसद का संविधान। ठीक है, संसद आर्टिकल नंबर 80 राज्यों की परिषद संरचना। ठीक है, राज्यों की परिषद की संरचना। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल नंबर 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आर्टिकल नंबर 83 संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल नंबर 85 संसद सत्र सत्रावसान और विघटन। एक बार और देखते हैं, आर्टिकल नंबर 79। ठीक, आर्टिकल नंबर 79 संसद। ठीक है, आर्टिकल नंबर 80 राज्यों की परिषद की संरचना। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा की संरचना। ठीक, 80 क्या राज्यसभा और 81 क्या लोकसभा। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 83 संसद के सदनों की अवधि। 85 संसद सत्र सत्रावसान और विघटन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 86 संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल नंबर 86 क्या है? संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक, 85 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, संसद सत्र सत्रावसान और विघटन। ठीक, आर्टिकल नंबर 86 संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल नंबर 87 ठीक, प्रेसिडेंट का विशेष संबोधन। ठीक है, जब हमारी ठीक है, प्रेसिडेंट का विशेष संबोधन। ठीक है, और प्रेसिडेंट अपना संबोधन कब करता है? जब नई लोकसभा ठीक प्रारंभ हो रही हो या नया सत्र प्रारंभ हो रहा हो, तब प्रेसिडेंट क्या आता है? विशेष संबोधन देता है अपना। आर्टिकल नंबर 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। ठीक है, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। आर्टिकल नंबर 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक, आर्टिकल नंबर 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की सदनों की शक्ति। ठीक, आर्टिकल नंबर 100 को गणपूर्ति भी बोलते हैं। ठीक, कोरम। 101 सीटों की छुट्टी। ठीक, 102 सदस्यों के लिए अयोग्यता। 103 सदस्यों के निर्भरता के संबंध में प्रश्न का निर्णय। 105 संसदों के सदनों की शक्ति विशेषाधिकार आदि। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। ठीक, एक बार और देखते हैं, हम रिवीजन करते हैं। संसदीय प्रणाली। ठीक, संसद जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग है। यह भारतीय लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख स्थान रखता है। अप्रैल 1952 में पहली निर्वाचित संसद अपने अस्तित्व में आई। संसद भाग 5 में आता है। ठीक, और आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक। ठीक है, भारत सरकार ने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। किस मॉडल को? वेस्टमिंस्टर मॉडल को। ठीक है, संसद जो है आर्टिकल नंबर 79 में संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न केवल संसद के दोनों सदनों को बुलाता है, बल्कि लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य नहीं होता है, वह इसका अभिन्न अंग होता है।
भारतीय संसदीय प्रणाली, ठीक है। आर्टिकल 79 संसद का संविधान। आर्टिकल 80 राज्यों की परिषद, राज्य परिषद की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। 83 संसद की सदनों की अवधि। 85 संसद सत्र 17 अवसान और विघटन, ठीक। 86 संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 आर्टिकल नंबर 87 प्रेसिडेंट का विशेष संबोधन। 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। आर्टिकल नंबर 99 सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की सदनों की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल नंबर 101 सीटों की छुट्टी। 102 सदस्यों के लिए अयोग्यता और 103 सदस्यों के लिए निर्भरता का संबंधी में प्रश्न पर निर्णय। 105 संसदों के सदनों की शक्ति विशेषाधिकार आदि। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है। अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक। संसद की तुलना करते हैं, भारतीय संसदीय और अमेरिकी संसद का में तुलना करते हैं, ठीक है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए तुलना करते हैं, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध, ठीक। जो भारतीय कार्यपालिका होती है वो कैसी होती है, ठीक, अध्यक्षीय होती है, ठीक। अमेरिका की कार्यपालिका कैसी होती है, अध्यक्षीय होती है, जबकि भारतीय कार्यपालिका संसदीय होती है, ठीक। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसमें शक्तियों का एकीकरण किया गया है। जो भारतीय संसद है इसमें शक्तियों का एकीकरण किया गया है, ठीक है। राष्ट्र के प्रमुख सरकार, ठीक है। राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। यहाँ भी राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख कौन है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक, प्रधानमंत्री होता है। कार्यालय की अवधि निश्चित या अनुमानित, ठीक, कम अनुमानित। सरकारी गठबंधन संभावना कम होती है, इसमें संभावना अधिक होती है, ठीक। अब भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद में तुलना, ठीक है। अब भारतीय संसद में प्रेसिडेंट, लोकसभा, ठीक, और राज्यसभा, ठीक है। तुलना भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद में। लोकतांत्रिक प्रणाली, ठीक है। राष्ट्र के प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट है। भारतीय संसद में राष्ट्र के प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट है, जबकि ब्रिटिश संसद में राज्य के प्रमुख कौन है, राजा या रानी है, ठीक है। इनका यह वंशागत होते हैं, ठीक। संसद की संप्रभुता अस्तित्व में नहीं है। यहाँ संसद क्या है, संप्रभु है। ब्रिटिश में संसद जो है संप्रभु है, ठीक। यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर को निचले सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, निचले सदन, ठीक है। यहाँ जो पीएम होता है वो निचले सदन का हाउस ऑफ कॉमन्स से संबंधित होना चाहिए, और हमारे जो पीएम होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्री वह व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, नियुक्त किया जा सकता है। संसद के सदस्य ही मंत्री होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश संविधान में, मतलब संसद में संसद का सदस्य ही मंत्री होता है, जबकि हमारे यहाँ जो वह व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है वो नियुक्त किया जा सकता है, ठीक। छाया मंत्रिमंडल, ठीक। हमारे भारतीय संसद में छाया मंत्रिमंडल नहीं होता, जबकि यहाँ छाया मंत्रिमंडल होता है। नाम निचला सदन और उच्च सदन, ठीक। यहाँ निचला सदन क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जबकि उच्च सदन क्या है, हाउस ऑफ, ठीक है। ब्रिटिश की उच्च सदन का नाम क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ निचला सदन क्या होता है ब्रिटिश में, हाउस ऑफ कॉमन्स को बोलते हैं निचला सदन, जबकि उच्च सदन क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। भारतीय संसद आर्टिकल नंबर 79, ठीक है। इसके 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक। राज्यसभा जो होता है वो आर्टिकल नंबर 80 के तहत, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, ठीक। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि लोकसभा में 530 मेंबर से अधिक नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा में 12 क्या मनोनीत होते हैं, ठीक, 12 क्या है मनोनीत होते हैं। 238 सदस्य जो होते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, ठीक। राज्यसभा की जो राज्यसभा होता है इसकी कार्यकाल क्या स्थायी होता है, ठीक, जो विघटन के अधीन नहीं है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, ठीक, हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं, लोकसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 81 के तहत है, इसमें 530 सदस्य होते हैं, 530 से अधिक नहीं। इसमें 2 क्या है, 2 नामांकित होते हैं, एंग्लो इंडियन, जो 104 संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी से 20, ठीक, जबकि इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है।
इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो भारत के प्रेसिडेंट द्वारा विघटन के अधीन है। ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है। ठीक है, लेकिन संसद द्वारा महाभियोग के अधीन है। एक बार और देखते हैं, भारत की संसद, ठीक, आर्टिकल नंबर 79, भारत की संसद में 3 अंग होते हैं। ठीक, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में 250 सदस्य से 250 सदस्य से अधिक नहीं। इसमें 12 क्या आते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। ठीक, 238 क्या है, 238 क्या होते हैं, चुने जाते हैं कहाँ से, स्टेट से, राज्य से और केंद्रशासित प्रदेश से। कार्यकाल स्थायी निकाय है जो विघटन के अधीन नहीं है। ठीक, और हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा जो है आर्टिकल नंबर 81 के तहत 530 सदस्य। ठीक, 530 सदस्य अधिक नहीं। 2 का नामांकन होता है, जो एंग्लो इंडियन है। ठीक, 104 संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक, यूनियन टेरिटरी से 20 से अधिक का प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ठीक, इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा विघटन के अधीन है। संसद के कार्य, ठीक है, विधायी कार्य, संघ सूची, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्या कार्य, संसद के कार्य क्या है, विधायी कार्य है, जो संसद के विधायी कार्य जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, संसदों की शक्ति है, संसद के पास संशोधन की शक्ति है। ठीक, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। अर्धन्यायिक शक्ति क्या है, संसद की अर्धन्यायिक शक्ति क्या है, वह प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगा सकती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्टिकल नंबर 61 के तहत क्या कर सकती है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। ठीक है, संसद का विधायी कार्य क्या है, विधायी कार्य मतलब कानून बना सकती है। संसद जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ना कि राज्य सूची के विषय पर। राज्य सूची के विषय पर राज्य की विधायिका जो होती है कानून बनाती है। ठीक है, ठीक, वो चाहे विधानसभा हो। ठीक है, विधायी कार्य क्या है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। संशोधन की शक्ति, संसद के पास संशोधन की शक्ति होती है, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। अर्धन्यायिक शक्ति, वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ठीक, वित्तीय कार्य क्या है, संसद का वित्तीय कार्य हर साल बजट को मंजूरी करना। ठीक, कार्यकारी शक्ति क्या है, ठीक, संसद के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक, अब संसद के जो कार्य हैं, कितने कार्य हमने पढ़े, 5 कार्य पढ़े। कौन कौन से पढ़े, नंबर 1 विधायी कार्य, ठीक है, नंबर 1 विधायी कार्य, नंबर 2 संशोधन की शक्ति, नंबर 3 अर्धन्यायिक कार्य, नंबर 4 वित्तीय कार्य, नंबर 5 कार्यकारी शक्ति। ठीक, संसद के जो होते हैं 5 कार्य होते हैं। नंबर 1 विधायी कार्य, विधायी कार्य क्या है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। नंबर 2 संशोधन की शक्ति, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। नंबर 3 अर्धन्यायिक शक्ति, वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। संसद जो है वित्तीय कार्य, संसद का जो वित्तीय कार्य क्या है, हर साल बजट को मंजूरी देती है। नंबर 5 कार्यकारी शक्ति, संसद के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, राज्यसभा, इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं, उच्च सदन। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, यह आर्टिकल नंबर किसके तहत होता है, 80। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा में कुल कितने मेंबर्स होते हैं, 250। मैक्सिमम शक्ति कितनी होती है, 250। ठीक, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की कितनी होती है, 250, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या तो मनोनीत होते हैं। ठीक है, कुल 245 है। वर्तमान में कुल कितने हैं, वर्तमान में कुल 245 हैं। इसमें राज्यों से, ठीक, इसमें राज्यों से 229 हैं। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश से 4 हैं, और मनोनीत कितने मनोनीत, 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। ठीक है, जो वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य कितने हैं, 245, 245 हैं। राज्यों से 229 है। ठीक, 229 है। केंद्र शासित प्रदेश से 4 हैं। मनोनीत कितने गए, 12 सदस्य जो है मनोनीत किए गए हैं। ठीक है,
राज्यसभा में जो 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। 238 जो है राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों से के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, ये अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है। कुल सदस्यों की शक्ति होती है 250, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं मनोनीत होते हैं। 238 सदस्य जो होते हैं संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक। राज्यसभा में चुनाव। ठीक है। राज्यसभा का चुनाव, राज्य का प्रतिनिधि, ठीक, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। चुनाव का तरीका, किस प्रकार चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक। चुनाव की प्रणाली क्या है, एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। राज्यसभा का सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर। एक बात होते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। चुनाव का तरीका क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है। चुनाव प्रणाली क्या है, एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। राज्यसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर। ठीक। अब देखिए यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व। ठीक है। चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। चुनाव प्रणाली क्या, एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है, यूटी से, कितने, 3 यूटी से होता है। ठीक। 3 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक। दिल्ली से होता है, पुदुचेरी से होता है और जम्मू एंड कश्मीर से होता है। ठीक। नामांकन, राज्यों और स्टेट से 238 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य किए जाते हैं निर्वाचित, 238 सदस्य। ठीक है। नामांकन, चयन का तरीका, राष्ट्रपति जो होता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक। मनोनीत करने के लिए आवश्यक शर्तें, वे लोग जिन्हें निम्नलिखित विषय में जानकारी होती है। ठीक है। कला में, साहित्य में, विज्ञान में और समाज सेवा में। राज्यसभा में राज्यों की परिषद, ठीक, संसद को उच्च सदन, ये क्या, संसद का उच्च सदन है। जो राज्यसभा है वो क्या, संसद का उच्च सदन है। ठीक। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का 1952 में गठन हुआ था। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इससे सीधे कभी सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है। ठीक है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य, जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ होती है मतलब वो कितनी होती है। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक। या राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति में सदस्यों को मनोनीत करता है वो किन किन क्षेत्रों में विशेष जानकारी रखते हैं। ठीक है। तो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि वे जो राज्यसभा में राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करता है वो किन किन क्षेत्रों में जानकारी रखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए थे। ठीक है। 3 को दे रखा था, चौथा पूछ रहा था, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो समाज सेवा के लिए पूछ रहा था। ठीक है, जबकि कला, साहित्य और विज्ञान का उसमें दे रखा था। चलिए, ठीक, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80। ठीक। राज्यसभा की कुल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250। 250 में से 238 जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में चुनाव, ठीक है, राज्यसभा में चुनाव, राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। चुनाव का तरीका कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव प्रणाली कैसे होती है, एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। राज्यों और राज्यसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व कौन करता है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव प्रणाली एकल संक्रमण मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यूटी, ठीक, 3 यूटी होते हैं। 3 यूटी से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। नामांकन, चयन का तरीका, ठीक है, जो चयन का करता है, कितने सदस्यों का नामांकन होता है, 12 सदस्यों का। ठीक है। कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन होता है। किनका नामांकन होता है, वे लोग जिन्हें निम्नलिखित विषयों पर विशेष जानकारी होती है। राष्ट्रपति उनको नामांकित करता है जिनके कला में, साहित्य में, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष जानकारी होती है। ठीक है। संसद, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है।
भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अब राज्यसभा की संरचना, ठीक है। कुल सदस्य कितने होते हैं? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। सदस्यों का सदस्य जो है 2 वर्ग में, ठीक है। नंबर 1 मनोनीत करते हैं, कितने सदस्यों को होते मनोनीत? 12 सदस्यों को होते मनोनीत। और नंबर 2, स्टेट और यूटी से, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 238 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। मनोनीत 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। 250 में से 238 जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, ठीक, निर्वाचित होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 250 में से 238 सदस्य जो होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो राज्यसभा की विधानसभाओं से चुने जाते हैं, ठीक। जो सदस्य आते हैं 238 वो कहाँ से आते हैं? वो राज्यों की विधानसभा से चुने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा की अवधि, ठीक, यह एक स्थायी निकाय है। राज्यसभा जो है एक स्थायी निकाय है, इसका विघटन के अधीन नहीं है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते से उच्च सदस्य सदन बोलते हैं, ठीक है। इसे इसका कभी विघटन नहीं होता, ठीक। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य असीमित समय तक फिर से चुनाव और पुनर्नामांकन के लिए पात्र हैं। सदस्यों का चुनाव राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। योग्यता, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। उनकी उम्र, ये बहुत वाला पॉइंट अच्छा है कि हमेशा उम्र के लिए पूछता है, ठीक है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम ना हो। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता, ठीक है। जिन प्रतिनिधित्व नियम 1951 के अतिरिक्त जो अन्य योग्यताएं हैं, स्टेट और यूटी के संसदीय क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना, ठीक है। उससे किसी भी स्टेट और यूटी के SC ST का सदस्य होना चाहिए यदि वह उनके लिए आरक्षित सीट में चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक। SC और ST ऐसे सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है। SC ST जो है ऐसे सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है, मतलब वे ओपन कैटेगरी में भी चुनाव लड़ सकते हैं। अयोग्यता, आर्टिकल नंबर 102, ठीक। आर्टिकल नंबर 102 के तहत उस व्यक्ति को अयोग्यता का प्रावधान है जो संसद का सदस्य है। विकृत, ठीक, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, ये वह भारतीय नहीं है, किसी भी विदेश का नागरिक ग्रहण कर लिया है, उससे इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। संविधान की चौथी अनुसूची में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, ठीक है। तो संविधान की चौथी अनुसूची है, ठीक है, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयोग के से राय लेने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोग घोषित किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा, ठीक। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 तक आता है, ठीक है। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81, ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552, ठीक है। जो 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन के रूप में उन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। अधिकतम सदस्य 552, वर्तमान में कितने? 550। इसमें 530 जो है राज्य के प्रतिनिधि के रूप में है, ठीक है। 530 जो है वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में है। अच्छा, सबकी स्टार्टिंग कहीं गलत हुआ था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 530 जो है वो राज्य से होते हैं, 550 से अधिक नहीं, ठीक, ये गलती हुई थी, सॉरी। ठीक, यहाँ 530, यहाँ पर 550 कर लीजिएगा, ठीक। यूटी से 20, ठीक, राज्यों से 530, राज्यों से 530 सदस्य, ठीक है।
अधिकतम सदस्य 552, लेकिन वर्तमान में कितने 550 हैं। 2 जो है एंग्लो इंडियन, उन्हें 104 संविधान संशोधन 2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक, राज्य के प्रतिनिधि कितने 530, यूटी से कितने हैं 20। ठीक है, लोकसभा का चुनाव, ठीक है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उन्हें 104 संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। ठीक, राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली सरल बहुमत प्रणाली होती है। ठीक है, सरल बहुमत प्रणाली, सिद्धांत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष के ऊपर का है, ठीक है, वो अपना वोट कर सकता है। ठीक है, अयोग्यता, संविधान के किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक, संविधान नंबर 61वां संविधान संशोधन 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई। तो 61वां संविधान संशोधन, ठीक, 1989, 61 संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 याद कर लो। इसमें मतदाता की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्वाचन कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, जबकि उसमें राज्यसभा में निर्वाचन अप्रत्यक्ष है। निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमण अनुमातिक प्रणाली थी। इसमें क्या है, सरल बहुमत प्रणाली। ठीक है, सिद्धांत क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष के ऊपर का है। ठीक, यूटी का प्रतिनिधित्व मतलब केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान ने लोकसभा में यूटी के प्रतिनिधित्व के चुनने के तरीके के लिए एक निर्णय संसद को सख्त बनाया है। केंद्र शासित प्रदेश जो लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन 1965, ठीक है, इसको संवैधानिक प्रावधान को पूरा करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, निर्वाचन का तरीका क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली क्या है, सरल बहुमत प्रणाली, सरल बहुमत जैसे राज्य में होता है वैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी होता है। ठीक है, मनोनीति, ठीक, मनोनीत, आर्टिकल नंबर 331 आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया, लेकिन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन संविधान 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत ठीक, 80 SC/ST का विस्तार करना, लेकिन लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। आई बात समझ में, एंग्लो इंडियन का जो नामांकन है किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, 104 संविधान संशोधन 2020। चलिए, लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल। निचला सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, क्योंकि इसे सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक, मैक्सिमम सदस्य कितने हैं इसमें 552, 2 जो हैं एंग्लो इंडियन है, इसे समाप्त कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। राज्यों से कितने हैं 530, यूटी से कितने हैं 20। ठीक, ठीक है, संविधान जो है संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों को फिर से समायोजित करने का अधिकार देता है। 126वां संविधान संशोधन या 104 संविधान संशोधन 2020 द्वारा SC और ST समुदाय के 70 साल के आरक्षण को 80 वर्ष में बदल दिया गया। अवधि, सामान्य कार्यकाल कितनी होती है 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, इसका विघटन होता है। ठीक, हर 5 साल में एक नई लोकसभा आती है। इस अवधि में किस आपात स्थिति में किसी भी समय के लिए एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष, लेकिन इसकी अवधि को आपात स्थितियों में किसी भी समय के लिए एक बार में 1 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपात की समाप्ति पर, जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 माह के भीतर लोकसभा का नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। आए बात समझ में, जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 माह के भीतर लोकसभा का नए सिरे से फिर से चुनाव होना चाहिए। ठीक, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन पीएम उसे ऐसा करने की सलाह दे, लेकिन जब उसे प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए सलाह दे तो प्रेसिडेंट क्या था, लोकसभा किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसकी सलाह के अनुसार? पीएम की सलाह के अनुसार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मामले में अनिवार्य रूप से नई लोकसभा का चुनाव 6 माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है, कार्यकाल समझ में आ गया। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि कार्यकाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन आपात की स्थिति में से एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक, लेकिन आपात की समाप्ति पर 6 माह के भीतर लोकसभा का नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। प्रेसिडेंट किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है जब पीएम उसे ऐसा करने की सलाह दे। ठीक है, इस मामले में अनिवार्य रूप से लोकसभा मतलब विघटन के बाद लोकसभा का 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की विशेष और विशिष्ट शक्तियाँ। लोकसभा की विशेष शक्ति। ठीक है, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, केवल लोकसभा से शुरू और पारित किया जा सकता है। धन और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में शुरू या पारित किया जा सकता है। धन और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा आर्टिकल 352 के तहत एक विशेष बैठक में राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को लागू रहने की आवश्यकता कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है? राज्यसभा की विशेष शक्ति या सांसद की राज्य सूची 200 आर्टिकल नंबर 249 में वर्णित विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। ठीक है, यह सांसद को केंद्र या राज्य दोनों आर्टिकल 312 या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय जो सेवा का बनाने का अधिकार है वो किसके पास? वो राज्यसभा के पास है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 67 का बी के तहत। ठीक है,